सबसे पहले तो गिफ्ट सिटी है कहाँ पर ये बताओ। गिफ्ट सिटी है आपकी गुजरात में, है ना। गुजरात में कहाँ पर है, गांधीनगर में है। तो गांधीनगर गुजरात ने अब यहाँ पर जो गिफ्ट सिटी है, इसने थर्ड पार्टी फंड मैनेजर्स के लिए डोर्स ओपन कर दिए हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी की तरह भी काम करती है आपके पास जितने भी आईएफएससीएस इंडिया में है। तो इन्होंने एक न्यू फंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार करा है गिफ्ट सिटी गुजरात में, जहां पर एक्सटर्नल फंड स्पॉन्सर्स भी ऑपरेट कर लेंगे। और यहाँ पर ये कैसे करेंगे, प्लग एंड प्ले फंड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करेंगे। तो इन्हें अब यहाँ पर अपनी खुद की फंड मैनेजमेंट एंटिटीज आईएफएससीए में अपनी स्टैब्लिश नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये किस तरीके से कर रहे हैं, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वर्क करेंगे। ठीक है, मतलब देखो, पहले से ही जो चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं, अब आप उन्हीं फ्रेमवर्क्स को, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो, अपना अलग से नया नहीं बना रहे हो। ठीक है, जैसे हम रेंट पर ले लेते हैं, लीज पर ले लेते हैं चीजों को, ये बिल्कुल वैसा ही आपका हो गया कि इंटीग्रेशन जो है न्यू कंपोनेंट्स का, वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, राइट। तो अब ये क्या है, अब इनको ऐसा नहीं है कि अपना खुद का ऑफिस जो है वो गिफ्ट सिटी में बनाना पड़ेगा। ये क्या करेंगे, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है उसी को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके की बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले तो एंट्री बैरियर्स आपके काफी कम हो गए। तो यहाँ पर आपके लिए स्मॉल और एमर्जिंग फंड मैनेजर्स जो हैं वो इजीली एंट्री ले सकते हैं, कॉस्ट और रेगुलेटरी ओवरहेड्स की कॉस्ट इनकी बच जाएगी। फिर फास्टर मार्केट एक्सेस हो जाएगी, कोई भी अलग से इनको एक क्या नहीं बनाना पड़ेगा, फंड मैनेजमेंट एंटिटी जो है वो सेटअप नहीं करनी। तो क्विक प्रोडक्ट लॉन्च कर लोगे। अब लोग अमेजोन पर क्यों जाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाओ, उसको चलाओ, सब में बहुत टाइम लगेगा। अमेजोन पर सीधे जाओ, अपना प्रोडक्ट बेच दो, तो वो आसान है। तो सेम चीज की बात है। अब प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे सिंगापुर है, ठीक है, वहां पर भी अपन यही करते हैं कि एक मल्टी मैनेजर इकोसिस्टम बना देते हैं अंडर अ सिंगल रेगुलेटरी अम्ब्रेला, कि ऑलरेडी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब प्रोवाइड कर दे दिया, आप आओ इस सर्विसेज को यूज करो। कस्टम स्ट्रैटेजी सपोर्ट यहाँ पर रहेगी। तो आपको यहाँ पर bespoke फंड स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज करनी है विद इन अ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज आएंगी तो सब मिलकर इसको यूज कर रही होंगी। रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड की अगर हम बात करें, तो वो फंड्स यहाँ पर जिनके पास में एसेट्स 50 मिलियन से ज्यादा हैं, ठीक है, वो एक डेडिकेटेड फंड मैनेजमेंट एंटिटी को अपॉइंट करेंगे, जो कि मैंडेटरी होता है ताकि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पाओ, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जिन फंड्स के पास 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा के एसेट्स हैं, उनको एक डेडिकेटेड फंड मैनेजमेंट एंटिटी को अपॉइंट करना है, ठीक है, जो कि उनके सारे फंड्स को मैनेज कर रही होगी, सारी चीजों को देखेंगे। अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और गवर्नेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स हैं, जो लोग अपने फंड्स यूज करेंगे, लगाएंगे, उनका भी तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो रोबस्ट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पर मेटा की बात हो रही है। मेटा जो पहले फेसबुक था, इसने मैंडेट किया है सेबी वेरिफिकेशन, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट एड्स के लिए इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंडेटरी सेबी वेरिफिकेशन किया गया है कि जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, अब वो सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करेंगे, टारगेट करेंगे इंडियन यूजर्स को, ठीक है। तो जितने भी एडवर्टाइजर्स रहेंगे उन्हें क्या करना है, सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखो, अभी क्या है, आप देखते हैं अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स आपको मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, जैसे अगर मान लो आप कपड़े देखने के लिए गए, तो अब अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, सबका एड आपके सामने आता है। अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एड्स आपके पास आते रहेंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, इसमें ये कर लो, वो कर लो, ये वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करवा रही है। अब ये सारी चीजें जो हैं आपने फेसबुक पर देखी, आपको लगा फेसबुक पर है तो सेफ एंड सिक्योर है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि सेबी का वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर या तो आप सेबी के साथ पहले से रजिस्टर्ड हो, या फिर बिजनेस और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप करोगे अगर आप एग्जैप्टेड हो, ठीक है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स कवर्ड हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है।
स्कोप क्या है, ग्लोबल कैंपेन यहाँ पर आपका इंडियन यूजर्स के लिए एम्ड रहेगा, ठीक है, नॉट जस्ट डोमेस्टिक प्रमोशंस। कंप्लायंस एंड डिस्क्लोजर्स की बात करें तो जो एड्स हैं वो अब एक डिस्क्लेमर भी शो करेंगे कि भाई इनका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और ये एक वेरीफाइड बेनिफिशियरी और पेयर डिटेल्स भी दिखाएंगे। मेटा क्या रिकमेंड कर रहा है कि आप ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को यूज करो वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ पर क्लाइंट्स जो हैं उनको एड अकाउंट की भी एक्सेस प्रोवाइड करो। इम्पैक्ट यहाँ पर क्या होगा, तो फिनफ्लुएंसर्स और मार्केटर्स, फिनफ्लुएंसर्स मतलब इन्फ्लुएंसर्स वो लोग जो यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो फाइनेंस के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ था ना, पिछले 2 साल पहले कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करवा ली थी दूसरे लोगों से, ठीक है, अपना भरोसा जीत कर, एंड फिर उसके बाद में ना लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डूब गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज लेकर आए हैं, तो हाई इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा इन्फ्लुएंसर्स के पास, जिनके पास सेबी का फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक है, और काफी लोग यहाँ पर पेड प्रमोशन से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। और आप देखोगे 50% से ज्यादा जो फाइनेंशियल मार्केटर्स हैं वो अब इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स को बंद कर रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आगे देखते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एआईआई भी इन्वेस्ट करेगा 1301 करोड़ रुपीस आदित्य बिरला कैपिटल में फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको अमाउंट याद रखनी है, कौन सा इंस्टीट्यूट है वो याद रखना है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू ये हो रहा है। नॉन कन्वर्टेबल, आप इनको इक्विटीज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इशू किसने किया है, ये आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने किया है। इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए है। क्या होगा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, हाइड्रो स्टोरेज आपका हो गया, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस, इन सब में आप ये पैसा यूज करने वाले हो, ठीक है। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को फंड कहाँ से मिल रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मिल रहा है। कितना अमाउंट मिल रहा है, 1301.25 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं आदित्य बिरला की, तो इन्होंने एनवायरमेंटल और सोशल मैनेजमेंट सिस्टम्स को काफी ज्यादा अपना स्ट्रेंथन करा है जो एआईआईबी की गाइडेंस के अंडर। इसके अलावा यहाँ पर एआईआईबी का गाइडेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है उसके साथ में ये अलाइन हो रहा है। नेशनल गोल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के क्लाइमेट गोल को ये यहाँ पर सपोर्ट करेगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे कि हमने यहाँ पर अपना टारगेट बनाया है 500 गीगावाट बाय 2030, उसे भी यहाँ पर रीच करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, एनबीएफसी की जो एसेट क्वालिटी है और कैपिटल है अंडर स्ट्रेस देखने के लिए मिल रही है। जो हमारे पास में यहाँ पर एनबीएफसीज हैं, ठीक है, अलग अलग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो या तो वहां पर आप देखोगे कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है सही जगह पर नहीं हो रही हैं, जो यहाँ पर उनके कैपिटल है अलग से जो उन्होंने रखी है वो सारी कैपिटल यहाँ पर डिटोरिएट हो रही है, डिग्रेड होती जा रही है। तो ये किसके अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंडर देखने के लिए मिल रही है। हमने देखा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जीएनपीए में हमारे जो प्राइवेट बैंक है और फॉरेन बैंक है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर अब एनबीएफसी की बात हो रही है, ये तो काफी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर जीएनपीएस की बात करें तो मार्च में इनका ये था 2.9, बैंक का कितना था 2.5%। बेसलाइन सिनेरियो मार्च 2026 में ये बोल रहे हैं 3.3% हो जाएगा, और सीवीएस स्ट्रेस सिनेरियो आया तो ये 5.8% तक पहुंच सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो मार्च 2025 में ये आपका 23.4% है, विच इज वेरी गुड। बेसलाइन सिनेरियो में ये डिक्लाइन कर 21.4 हो सकता है। एडवर्स कंडीशन में मीडियम रिस्क सिनेरियो में आप देखोगे कि ये 80 पॉइंट और बेसिस पॉइंट डिक्लाइन हो जाएगा, 80 बेसिस पॉइंट मतलब 0.80%, ठीक है। हाई रिस्क सिनेरियो अगर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब सिचुएशन आ जाती है तो 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% तक का भी डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो रेगुलेटरी कैपिटल नॉर्म्स हैं कि भाई 9% तक आपको कैपिटल जो है अपने पास बचाकर रखनी है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप डिसाइड करोगे। अब यहाँ पर इसका भी ब्रीच देखने के लिए मिल रहा है। एनबीएफसीज के लिए बोला गया था कि जो रेगुलेटरी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 15% है, ये वाली है हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब बेसलाइन सिनेरियो में 10 ऐसे एनबीएफसीज निकले जो कि हमारे मिडिल लेयर से थे। आपको पता होगा ना 3 लेयर्स हमारी चलती हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस आरबीआई में आ चुका है। अगर आपको नहीं पता
तो एक बार जाकर पढ़ लेना कि कौन कौन से एनबीएफसी हमारे किस किस तरह के लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। इस पर से क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जनरल अवेयरनेस में आ चुका है, ठीक है। अभी जैसे ये न्यूज में आ गया ना, तो क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से। तो ये यहाँ पर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट के बिलो आ गया, मतलब 15% भी ये मेंटेन नहीं कर पाए। इसके अलावा हाई रिस्क सिनेरियो की बात करें तो 15 ऐसे एनबीएफसीज हैं जो कि कैपिटल नॉर्म्स को ब्रीच कर सकते हैं। अब स्ट्रेस टेस्टिंग यहाँ पर हुई 158 एनबीएफसी की, तो आपने देखा कि 26.94 लाख करोड़ रुपीस जो है यहाँ पर आपको क्या हो सकता था, लॉस देखने के लिए मिल सकता था। टोटल एडवांसेस में इतना अमाउंट जो है वो आपका लोन के थ्रू दिया गया है। 95% जो है वो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एनबीएफसी ने दे रखा है। एडिशनल स्ट्रेस फैक्टर्स क्या है, कैपिटल पोजीशन जो है वो इनकम लॉसेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और क्योंकि देखो एनपीएस बढ़ेंगे तो प्रोविजन भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, अपने पास जो कैपिटल आप रख रहे हो, तो हायर प्रोविजनिंग नीड्स की भी जरूरत पड़ सकती है। इम्प्लीकेशन क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ने से अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ेगा तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो कैपिटल प्लानिंग करो, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अपना प्रूडेंट करो, अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, और रेगुलेटरी विजिलेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर, आईटीआई लिमिटेड ने 1901 करोड़ का भारत नेट फेज 3 कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है, किससे, बीएसएनएल से, ठीक है। बेसिकली इनको यहाँ पर बीएसएनएल ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो बीएसएनएल ने ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यहाँ पर रोल क्या है आपका, कि प्रोजेक्ट को आप इंप्लीमेंट करेंगे एनईआर सेकंड पैकेज 15 में, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 1901 करोड़ की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर होगा आपका 168 करोड़ रुपीस का। ओपेक्स आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कितना है, 700.84 करोड़ रुपीस का है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका 32.21 करोड़ रुपीस का रहेगा। पर हिमाचल प्रदेश के लिए है, नॉर्थ पैकेज आपका वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार के लिए, एनईआर आपका कौन सा, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। एंड कंबाइंड पैकेजेस की बात करें तो ये 5055 करोड़ रुपीस का आपका रहेगा। अब भारत नेट फेज 3 की बात करें तो यहाँ पर 16 जो पैकेजेस हैं आपके सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सभी चीजें यहाँ पर की जाएंगी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे अंडर सर्व्ड रीजन्स में, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, स्मॉल सेविंग स्कीम रेट्स जो है वो आपके अनचेंज रहे हैं फॉर 7th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में कब आते हैं, जैसे अब एग्जाम अगर आपका पीएफआरडीए का है, ठीक है, तो पीएफआरडीए के एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेबल पीरियड आपका जुलाई से सितंबर 2025 रहेगा। की हाइलाइट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट हमारी सभी 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिव्यूज किए गए हैं लेकिन लार्जली स्टेबिलिटी मिली है, तो कुछ ही माइनर चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। अब करेंट इंटरेस्ट रेट्स आपके क्या क्या रहेंगे ये आपको यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपका 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, टेन्योर 15 साल 21 साल तक, जब मतलब बच्ची की एज यहाँ पर 21 साल तक ना हो जाए तब तक के लिए है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप 5 साल के लिए और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 इयर्स के लिए रहेगा। किसान विकास पत्र की बात करें तो 7.5%, मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो 7.4, 3 साल का अगर टर्म डिपॉजिट में पैसा डालते हो तो 7.1%, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये ऑन डिमांड होता है ना, जैसे आपका कासा होता है, कासा क्या होता है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये आपके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। टाइम डिपॉजिट्स आपके जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, आरडीज आपकी हो गई, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि ये जो स्कीम्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है और यहाँ पर 80C के अंडर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिल जाते हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, नई वाली नहीं, ठीक है।
अब जैसे बैंक यहाँ पर अपने फिक्स डिपॉजिट्स को एवरेज मेच्योरिटी 1.5 से 3 इयर्स रखते हैं, स्मॉल सेविंग्स आपको ज्यादा लंबा टाइम देती हैं और स्टेबल रिटर्न्स देती हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंडिया ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट कार्बन रूल्स फॉर इंडस्ट्रियल एमिशन। क्या बोला है इंडिया ने? इंडिया ने यहाँ पर ड्राफ्ट कार्बन रूल्स बनाए हैं, किसके लिए? इंडस्ट्रियल एमिशंस के लिए। तो ग्रीन गैस हाउस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स इनका नाम है, जो कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका जाएगा। किसने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इसे इशू किया है। ठीक है, की फीचर्स क्या है इसके? यहाँ पर 460 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कवर करा जाएगा, जो कि लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन टारगेट्स रखेंगी। ठीक है, इनको रखने ही रखने हैं। 264 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर लिस्ट की गई हैं ड्राफ्ट में कि भाई बेसलाइन एमिशन लेवल्स आपकी इतनी रहेंगी, और टारगेट्स प्रोवाइड किए गए हैं 2025-26 और 2026-27 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। किस किस सेक्टर्स में ये एप्लीकेबल है? एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड टेक्सटाइल। एमिशन इंटेंसिटी बेंचमार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टर्न्स ऑफ CO2 जो है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रखेंगे पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, बेसलाइन ईयर आपका कौन सा रखोगे? 2023-24 का आपका बेस ईयर रहेगा। टारगेट जो है वो हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी निकालेगी। कैसे? सेक्टोरल बेंचमार्क, हर एक सेक्टर के यहाँ पर अपने खुद के बेंचमार्क्स रहेंगे और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इनकी कैसे रही है। अब कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे यूज होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। तो जो एंटिटीज यहाँ पर टारगेट से कम, ठीक है, आपको हमने बेंचमार्क टारगेट जो था आपके सेक्टर के लिए, मान लो यहाँ पर 5 MTs दिया, ठीक है, 5 मिलियन टन ऑफ CO2 दिया, आपने केवल 3 मिलियन टन ही यहाँ पर एमिशन करा, तो आपने टारगेट से कम एमिशन करा, तो हम आपको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स देंगे। तो टारगेट GEI माइनस एक्चुअल GEI इनटू टोटल प्रोडक्शन वैल्यू। ठीक है, आपका टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो, कंप्लायंस नहीं मीट कर पाते हो, यहाँ पर आपका टारगेट जो है वो टारगेट से ज्यादा आप चले जाते हो, तो आप कार्बन क्रेडिट्स यहाँ पर बाई नहीं कर सकते। अब क्या होगा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपके ऊपर एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाएगा, अब आपको पैसा देना पड़ेगा, और 90 दिन के अंदर अंदर ये पैसा आपको देना है, और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ठीक है, अब पेनल्टी फंड्स की अगर हम बात करें तो जो फंड है वो कार्बन मार्केट ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा, एंड यहाँ पर हमें सेंटर से अप्रूवल लेने के बाद में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना। चलो, अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इंडिया का पहला कंप्लायंस बेस्ड कार्बन मार्केट बनेगा, जहां पर आपको चीजों को फॉलो करना है, फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेट करेंगे इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन की, भाई कम से कम यहाँ पर कार्बन प्रोड्यूस करो, क्लाइमेट गोल्स को फॉलो करो। नेक्स्ट बात हो रही है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो बोरो करेंगे 2.86 लाख करोड़ रुपीस। कहां से कर रही हैं? Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बोरो करते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो क्वार्टरली बोरोइंग प्लान इनका कितना है? टोटल बोरोइंग्स यहाँ पर जुलाई सितंबर 2025 में 2.86 लाख करोड़ रुपीस हैं, और फाइनल ये किया गया है जब हमने बात कर लिया स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी से। ठीक है, तो इतना अमाउंट यहाँ पर ये लोग क्या करने वाले हैं। अब देखो, आपको स्टेट PCS वगैरह का एग्जाम देने अगर जा रहे हो तो आप देख लेना कि भाई आपके स्टेट के लिए क्या रहेगा, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फुल ईयर बोरोइंग टारगेट्स की अगर हम बात करें तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो है यूनियन बजट के अकॉर्डिंग 15.4 लाख करोड़ रुपीस होनी थी। स्टेट और यूटीज के लिए यहाँ पर Q2 में 2.86। सेंटर की बोरोइंग अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ में हमारे साल के तो 8 लाख करोड़, फाइनेंशियल ईयर की बात होती है ये। बोरोइंग जो है वीकली ऑक्शन के थ्रू 26 ऑक्शंस प्लान किए गए हैं। मैच्योरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें तो टेन्योर और शेयर देख लो, 3 साल का यहाँ पर 5.3% है, 5 साल के लिए जो बोरोइंग्स है उनका 11.3, और जैसे जैसे ये आपको शेयर्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लो। फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, तो 2025-26 के लिए टारगेट रखा गया है 4.4% ऑफ GDP,
2024-25 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट है कि भाई 4.8% ऑफ जीडीपी हमारे अभी फिस्कल टारगेट चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। मीडियम टर्म गोल की बात करें तो यहाँ पर हमारी कोशिश है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसे मार्च 2026 तक बिलो 4.5% ले आए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। डिफेंस न्यूज का ये आपका पार्ट है। रिलायंस डिफेंस ने पार्टनरशिप की है यूएस की फर्म के साथ में। क्या नाम है फर्म का? पोस्टल मैकेनिक्स। कितने हजार करोड़ की डील है? 20,000 करोड़ का ये यहाँ पर आपका डील हुआ है। ठीक है, कौन से मार्केट में हुआ है? मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग के उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी रखी गई है? 20,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने की यहाँ पर ये डील की है। इसके अलावा ओवरहॉलिंग की बात की गई है कि भाई अगर यहाँ पर एग्जामिनेशन करना, रिपेयर करना, मेंटेन करना हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को। कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ और अपग्रेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जैक्वार के। ठीक है, मोर देन 100 MiG-29 फाइटर जेट्स जो हैं इनको भी हम यहाँ पर अपना मेंटेन रिपेयर करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये बहुत सारे फाइटर जेट्स गिरते रहते हैं। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स को देखा जाएगा। L-70 एयर डिफेंस गन्स को भी यहाँ पर मेंटेन, रिपेयर या ओवरहॉलिंग की देखा जाएगा। ज्वाइंट वेंचर और फैसिलिटी की बात करें तो एक ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश होगा, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटी है ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों की ही नीड्स को देखेगी और यहाँ पर एंड टू एंड एमआरओ और अपग्रेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अब कोस्टल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें जिसके साथ में रिलायंस ने यहाँ पर पार्टनरशिप की है, तो ये आपका 1975 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए। नेक्स्ट न्यूज पर आ जाओ। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एन सिंधिया ने इनॉग्रेट करा है एरिक्सन का फर्स्ट इंडिया मेड एंटीना फैसिलिटी। पहले सोनी एरिक्सन एक साथ चलते थे, अब एरिक्सन अलग हो गई है। तो एरिक्सन का क्या है यहाँ पर? इंडिया मेड फर्स्ट एंटीना फैसिलिटी है। ठीक है, तो कहां पर हुआ है ये? मानेसर हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। तो एंटीनास बनाएंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो पैसिव एंटीनास बनेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। 50% लोकलाइजेशन कर रहे हैं हम प्रोडक्शन में। इंडिया की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एनहांस करने में ये हेल्प करेगा। तो एरिक्सन और विविडियन टेक्नोलॉजीज मिलकर ये काम करने वाले हैं। ऑपरेशंस की बात करें, जो शिपमेंट्स हैं यहाँ पर जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा। तो इंडिया की पोजीशन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बनाई जाएगी और यहाँ पर इंडिया की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसके अंडर ये यहाँ पर 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इनको मिलेगी और 80,000 करोड़ रुपए ये यहाँ पर जनरेट करेंगे इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है डिमांड सर्वे फॉर सीएनपीएन स्पेक्ट्रम वाया सरल संचार पोर्टल। अब सीएनपीएन क्या है? कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स। ठीक है, देखो होता क्या है, यहाँ पर ना स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ऑफ कोर्स इनविजिबल है, लेकिन अब एयरटेल, वोडाफोन, अलग अलग जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं ये इन स्पेक्ट्रम्स को बाई करती हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी कंपनीज के लिए ये इनको यूज करती हैं, तभी हम लोग बात कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स जो हैं ये यहाँ पर प्राइवेट 4G और 5G नेटवर्क्स को यूज करेंगी। स्पेक्ट्रम कौन कौन यूज कर सकता है? यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट असाइनमेंट होगी एंटरप्राइजेस के लिए। तो जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो एंटरप्राइजेस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे और सिस्टम इंटीग्रेशन देखा जाएगा सीएनपीएन डिप्लॉयमेंट में। सर्वे पीरियड यहाँ पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा और डिमांड डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर अपनी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वाड नेशंस के ऊपर है। क्वाड नेशंस ने फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन यहाँ पर लॉन्च किया है। क्यों किया है? मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अलग अलग कंट्रीज, स्पेशली जो क्वाड नेशंस बना था ये भी इसी पर्पज से बना था कि जो चाइना का डोमिनेंस है इसे कम करना है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी उन्होंने इस बार खुल के भी बोल दी थी जब क्वाड नेशंस आए थे। तो कौन कौन से क्वाड नेशंस हैं? इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएस बेसिकली और ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, मिशन क्या है यहाँ पर, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च होगा विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के अंडर। 2 ऑफिसर्स यहाँ पर विमेन ऑफिसर्स के साथ साथ हर एक कंट्री से आएंगी, ठीक है, और यहाँ पर करेंट वॉयज जो है सेल करेंगे टवर्ड्स गुआम। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए, कोऑर्डिनेशन और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, फ्री ओपन इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक यहाँ पर विजन की बात की गई है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के सागर विजन को भी ये यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ पर बात हो रही है। फोकस किस पर है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, कैपेसिटी बिल्डिंग पर और ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच पर। बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, जापान के साथ में भी खेल खेलता है, फिलीपाइंस के साथ भी खेलता है, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, कोरिया के, सबके साथ खेलता है, ठीक है, और यूएस चाहते हैं कि भाई मैं ही वर्ल्ड पावर बनकर रहूं, और चाइना कहीं ना कहीं यूएस से काफी आगे निकल भी चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर यूएस भी हमारे साथ आ चुका है, और यहाँ पर हमने क्वाड मिशंस का एक ये बनाया है। नेक्स्ट आगे जाओ न्यूज पर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स जो है इन्होंने एमओयू साइन किया है विद डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन टू डेवलप एमवाई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर पार्टीज कौन कौन सी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली है। अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर अपग्रेडेड नेशनल यूथ प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर कर हमारे जो यूथ देश के युवा हैं उनको एम्पावर और कनेक्ट करेंगे, दैट इज आप, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे आधार, डिजी लॉकर, भाषिनी, माई गवर्नमेंट और इंटर ऑपरेबिलिटी और यूनिफाइड यूजर एक्सपीरियंस की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर वही बात है कि इंडियन एथोस ऑफ सेवा भाव एंड कर्तव्य बोध, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। चलो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एससीबी जिसको बोलते हैं, अब ये यहाँ पर एक सेटलमेंट बैंक की तरह काम करेगा सीसीआईएल आईएफएससी के लिए गिफ्ट सिटी में, ओके। तो सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड जो है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर अपना कॉपरेशन दिखाया है, एक सेटलमेंट बैंक की तरह ये काम करेगा फॉर द फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। लोकेशन इसकी गिफ्ट सिटी गुजरात है। फंक्शनैलिटी की बात करें तो रियल टाइम सेटलमेंट यहाँ पर डॉलर ट्रांजेक्शन का देखने के लिए मिल रहा है। सीसीआईएल स्टैब्लिश कब हुआ था, 2001 में, क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। अब सेटलमेंट क्या होता है, एक ने स्टॉक्स खरीदे बी से, ठीक है, अब यहाँ पर ए ने क्या किया, जब खरीदे हैं तो पेमेंट जो है वो भी किया होगा। अब वो जो पेमेंट है और ये सारी चीजें टाइम पर सब चीजें हो रही हैं, इसके पास इतने पैसे हैं या नहीं, वो सारी चीजें कौन करता है, सीसीआईएल देखता है, और आपका चेक क्लियरिंग होती है वो भी हमारी सीसीआईएल ही देखती है। नेक्स्ट, अब बांग्लादेश से झगड़े चल रहे हैं हमारे, इसीलिए इंपोर्ट जो है जूट प्रोडक्ट्स का और वोवन फैब्रिक्स का वो लैंड रूट के थ्रू बंद कर दिया गया है, इंडिया ने उस पर बैन लगा दिया है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अब इंपोर्ट जो है वो नहावा शेवा सी पोर्ट महाराष्ट्र के थ्रू ही केवल अलाउड किए जाएंगे एंड डीजीएफटी नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बांग्लादेशी गुड्स जो है वो नेपाल में और भूटान में इंडिया के थ्रू जाती थी, अब उनको एग्जाम कर देंगे, वो जा सकती हैं, नेपाल जाना है, भूटान जाना है, ठीक है, हमारे देश में मत लेकर आओ। कंसर्न क्या है कि भाई इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक टाइज, चाइना के साथ में इनके जो यहाँ पर रिश्ते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं और ट्रेड मैल प्रैक्टिसेस देखी जा रही हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा तो सर्कमवेंशन की जा रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटीज का जो इंडिया ने इम्पोज किया है, ठीक। एक और न्यूज पर आते हैं, बस 1 मिनट का यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
शुरू करेगा, इनकी जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेटेड लॉन्च के लिए बात कर रहा है, ताकि राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग होती रहे इंडिया के कोस्ट लाइन की और लैंड बॉर्डर्स की। इसके अलावा यहाँ पर ये इनिशिएटिव ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देखा गया है, जो लेसन हमने वहां से लर्न किए हैं। कैबिनेट कमेटी यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर की थी और अप्रूव किए हैं $3.2 बिलियन अक्टूबर में। इसके अलावा प्रोग्राम्स नेम्ड अंडर स्पेस बेस्ड सर्वेलांस की भी बात हो रही है, और हम नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री सैटेलाइट्स जो हैं उसको भी डेवलप करेंगे। इसरो के रोल की बात करें तो 21 फर्स्ट सैटेलाइट्स जो हैं वो यहाँ डिजाइन और लॉन्च होंगी। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये यहाँ पर 31 सैटेलाइट्स को बनाएंगे, ठीक है, टोटल 52 हो गई। डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है वो इसे मैनेज करेगी। पहली सैटेलाइट आपकी 2026 तक यहाँ पर लॉन्च भी हो जाएगी, और पूरा का पूरा जो मिशन है वो 2029 तक कंप्लीट करने की बात है। पहली सैटेलाइट कब लॉन्च होगी, इसरो कितनी लेकर आएगा, प्राइवेट सेक्टर कितनी बनाएगा, यहाँ पर कब तक पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा, पूरा मिशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, और कितना फंड यहाँ पर दिया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है पंजाब नेशनल बैंक। तो अब पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया था, मिनिमम बैलेंस अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी लगानी शुरू कर दी थी, ठीक है। अब ऐसा ये नहीं कर सकते हैं, तो जुलाई 1 से कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो प्रायोरिटी कस्टमर सेगमेंट्स जो हैं उनको ये सपोर्ट करने के लिए है, विमेन, फार्मर्स और लो इनकम हाउस होल्ड्स। इंक्लूसिव बैंकिंग की बात की गई है ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेस को यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा एसबीआई जो है उसने सिमिलर पेनल्टीज को पहले ही हटा दिया है। अशोक चंद्र एमडी और सीईओ है पीएनबी के। एसबीआई ने स्पेशलाइज्ड ट्रेड फाइनेंस हब बनाया है कोलकाता और हैदराबाद में, ठीक है। तो यहाँ पर अब ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि 800 स्किल्ड प्रोफेशनल्स को स्टाफ किया गया है। स्ट्रीमलाइन किया है इनलैंड ट्रेड को और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। इसके अलावा फास्टर टर्न अराउंड टाइम, टैट आपका होता है कि भाई इतने टाइम तक आपको काम कंप्लीट कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स को इतने टाइम में आपको वेरीफाई कर लेना है, तो उसके बारे में बात की गई है, और स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात की गई है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो पेपर बेस्ड से अब हम डिजिटल प्रोसेसेस की तरफ आ रहे हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन हम यूज करेंगे। सीएच शेट्टी चेयरमैन है एसबीआई के। नेक्स्ट न्यूज, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अप्रूव करा है 1894 करोड़ रुपीस पीएम मित्र पार्क डेवलपमेंट में तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पर 1052 एकर्स तमिलनाडु में जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक पार्क बन रहा है, एंड यहाँ पर जो डेवलपमेंट बजट है वो आपका 1894 करोड़ रुपीस का रहेगा। 10,000 करोड़ की हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा टारगेट बनाया गया है। तमिलनाडु टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2025-2030 में यहाँ पर 15 करोड़ रुपए का फंड इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल और ऑटोमोटिव टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जैसे आपका यहाँ पर कार होती है, कार में टेक्सटाइल्स यूज होते हैं, गद्दी वगैरह बनती हैं, चीजें होती हैं, मेडिकल में पीपीई किट बन रही थी हमारी, तो उन सब में ये यूज होंगे। 15 एमएलडी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के साथ में, ठीक है। 5 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, 10,000 बेड अकोमोडेशन वर्कर्स के लिए यहाँ पर की जाएगी, और इसे हम सितंबर 2026 तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 1 लाख जॉब तक आपकी क्रिएट हो जाएंगी, और तमिलनाडु की जो लीडरशिप है टेक्सटाइल सेक्टर में स्ट्रेंथन होगी। अगर हम बात करें पीएम मित्र पार्क की, तो एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन जो है उसको ये यहाँ पर इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि जो भी हमारी टेक्सटाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा का पूरा जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं सबको एक साथ हम एक ही रूफ के अंदर यहाँ पर इंटीग्रेट कर दें, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी कम लगे और कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस हो। यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हम टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, आईआईएम कोझिकोडे ने पार्टनरशिप की है टाटा पावर डीडीएल के साथ में, ताकि फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाए पावर सेक्टर में। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इन लोगों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है, जहां पर ये कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, नॉलेज डेवलपमेंट इन सब पर काम करेंगे, ठीक है। एक स्किल्ड पाइपलाइन यहाँ पर फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स के लिए तैयार की जाएगी।
जॉइंट डिजाइन और डिलीवरी की जाएगी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर उनकी जो वर्क फोर्स है, तो यहाँ पर सभी को एक अच्छे से पूरा का पूरा किस तरह का प्रोग्राम रहेगा उसको अच्छे से डिजाइन करेंगे। एम्फेसाइज है यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, एडिशनल कोलैबोरेशन की बात की गई है, जहाँ पर ग्लोबल कॉन्क्लेव्स और लीडरशिप इवेंट्स की भी बात की है इन्होंने। करूर वैश्य बैंक और सहमा जनरल इंश्योरेंस अनाउंस कर रही है बैंक अश्योरेंस अलायंस। पार्टनरशिप डिटेल की बात करें तो करूर वैश्य बैंक और सहमा जनरल इंश्योरेंस जो है वो साथ में अभी यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक बैंक अश्योरेंस अलायंस बनाएंगे। बैंक अश्योरेंस में क्या है, अब बैंक के अपने पास कस्टमर्स होते हैं और ये यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पर अब करूर वैश्य बैंक अपने कस्टमर्स को बोलेगा कि आप इनकी इंश्योरेंस सर्विसेज ले लो। ठीक है, एंड इसके बदले यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स करूर वैश्य बैंक को मिल जाएंगे और सहमा को यहाँ पर कस्टमर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो सहमा किसान साथी ये एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन डुअल बेनिफिट इंश्योरेंस प्रोग्राम है, इंडिया के रूरल और एग्रीकल्चर फोकस कम्युनिटीज के लिए लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट सुनील कदम ने चार्ज लिया है एज न्यू सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और यहाँ पर इससे पहले ये चीफ जनरल मैनेजर थे सेबी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्होंने काम किया करेंगे ये, और इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट को देखेंगे, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस, जनरल सर्विसेज बोर्ड सेल, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड पार्लियामेंट्री क्वेश्चन सेल, इन सबको ये देखने वाले हैं। ठीक है, सेबी के साथ में ये 1996 से है, सेबी खुद 1992 में बना था, 4 साल के बाद इनकी ज्वाइनिंग हो गई होगी। रीजनल डायरेक्टर रहे हैं ये यहाँ पर सेबी के नदर्न रीजनल ऑफिस में, और रजिस्ट्रार रहे हैं एट NISM। इसके बाद में केवल यहाँ पर 1.7% 2000 बैंक नोट जो है वो सर्कुलेशन में अभी रह गए हैं। ठीक है, इतने नोट्स लोगों ने वापस नहीं करे, आप लोगों के पास नोट्स बचे हो तो वापस कराना, शायद RBI ले ले, लेकिन उसके ऑफिस जाकर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2000 के जो बैंक नोट है ये अभी भी यहाँ पर आपके लीगल टेंडर हैं। डिपॉजिट और एक्सचेंज फैसिलिटीज सभी ऑल बैंक ब्रांचेस पर यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी 2027 तक। एक्सचेंज अब यहाँ पर 19 ऑफिस थे आपके, उसमें आप कर सकते थे 19 मई 2023 से। ठीक है, बाय जून 30 2025 98.29% जो इनके नोट्स हैं ये रिटर्न हो चुके हैं। अभी केवल 6099 करोड़ रुपीस जो है वो सर्कुलेशन में रह गए हैं। RBI ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ये कॉमनली यूज नहीं हो रहे थे ट्रांजेक्शन्स के लिए। एडिक्वेट स्टॉक जो है अदर डिनोमिनेशन का अब हमारे पास था, और क्लीन नोट पॉलिसी थी हमारी यहाँ पर। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कैब एग्रीगेटर्स को कि चार्ज कर सकते हो 2 टाइम्स बेस फेयर ड्यूरिंग पीक आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका जो बेस फेयर है उससे दुगना अमाउंट आप चार्ज कर सकते हो अगर पीक आवर्स चल रहे हैं। तो उबर, ओला, रैपिडो अब ऐसा करेंगे कि भाई पीक आवर है, डिमांड ज्यादा है, तो ऐसे में पैसा बढ़ा दो। पहले ये यहाँ पर 1.5 गुना था, अब यहाँ पर दुगना हो चुका है। नॉन पीक आवर्स में आप यहाँ पर 50% तक अपना बेस फेयर ला सकते हो। बेस फेयर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी फेयर नोटिफाई करेंगे कि इतने में आपको यहाँ पर व्हीकल कैटेगरी और क्लास के लिए इतना फेयर आप लोगे। अब बेस फेयर में आपका मिनिमम डिस्टेंस 3 किलोमीटर का होता है, जिसमें डेड माइलेज और डिस्टेंस फ्यूल कॉस्ट हम कवर कर कर चलते हैं। ड्राइवर की अर्निंग की बात करें तो जो हमारे व्हीकल्स हैं, अगर एग्रीगेटर्स इससे ओन करते हैं तो ऑन बोर्डेड ड्राइवर को 60% फेयर का मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर कार ही ओला की है तो फिर 60% जो हमारा फेयर है वो किसको मिल रहा है, ड्राइवर को मिलेगा। कैंसिलेशन की अगर हम बात करें तो अगर ड्राइवर कैंसिल करता है, ठीक है, तो यहाँ पर राइड एक्सेप्ट करने के बाद में बिना किसी वैलिड रीजन के तो 10% ऑफ फेयर यहाँ पर इनको पेनल्टी लगती है, मैक्सिमम 100 रुपए की। अगर पैसेंजर करेगा तो भी यहाँ पर मैक्सिमम 100 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज द 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर। अब इंडिया जो है बायोफ्यूल का 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर बन गया है, और सेकंड फॉर कॉन्जिक्यूटिव सेकंड ईयर। इसमें कोई अच्छी खुशी की बात नहीं है। ठीक है, चाइना बाकी चीजों में हमसे काफी बेहतर कर रहा है। इंडिया का बायोफ्यूल कंजम्पशन जो है वो 40% हो गया है, 77,000 बैरल्स यहाँ पर हम इतना यूज कर रहे थे पहले। चाइना का जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 18%,
तो 60 kb बॉली यहाँ पर जो भी आपका 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। इंडिया फोर्थ है ग्लोबली बायोफ्यूल कंजम्पशन में, चाइना से थोड़ा ऊपर है, यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया और चाइना। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है वो अभी 27% ईयर ऑन ईयर है और चाइना का 31 है। वही मैंने बोला ना, प्रोडक्शन में हम नीचे है, चाहे कंजम्पशन में कितना भी ऊपर हो जाए। इसके बाद में बायोगैस लाइन की बात करें, जैसे कि आपका इथेनॉल या बायोडीजल जो है वो भी आपके आ जाते हैं, और सिग्निफिकेंस क्या है कि डिकार्बोनाइज कर रहे हैं इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। नेक्स्ट इंडिया जो है वो 683 न्यू फॉना स्पाइसेस और 433 फ्लोरा टेक्सा जो है 2024 में ऐड कर चुकी है अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो टोटल टॉप स्टेट्स कौन से हैं? केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। देखो ये होती तो पहले भी ऐसा नहीं कि नहीं कहीं से उठाकर लेकर आए हैं, होती है पहले भी है, अब इनको यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं। तो फ्लोरा डिस्कवरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 433 न्यू टेक्सास ऐड हुए हैं। ज्यादातर कहाँ से मिलेंगे आपको? वेस्टर्न घाट से मिलेंगे, हिमालय से मिलेंगे, फिर ईस्टर्न घाट से आपको मिल सकते हैं, राइट, एंड आपको स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिल जाते हैं। तो टॉप स्टेट्स जो फ्लोरा डिस्कवरीज के लिए केरला, महाराष्ट्र और उत्तराखंड है। जूलॉजिकल सर्वे जो है वो एनिमल डिस्कवरीज और प्लांट डिस्कवरीज को यहाँ पर वो करते हैं। जूलॉजिकल आपका ऑफकोर्स एनिमल से रिलेटेड, बोटानिकल आपका प्लांट से रिलेटेड होगा। बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया जो है 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है और 2.4% अर्थ का लैंड जो है वो यहाँ पर कवर करती है और 8% वर्ल्ड रिकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट बात हो रही है जापान की। इन्होंने क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट ऑन फाइनल फ्लाइट ऑफ H2A रॉकेट यहाँ पर लॉन्च की है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? गोसैट GW सैटेलाइट। अब यहाँ पर लॉन्च साइट इनकी तंगेशिमा स्पेस सेंटर है। सैटेलाइट जो है वो इन्होंने डिप्लॉय किया है प्लैंड ऑर्बिट में 16 मिनट आफ्टर लिफ्ट ऑफ। अब H2A की बात करें तो ये 2001 में आया था और जापान का मेन स्टे लॉन्च व्हीकल ये बन गया है। जैसे इंडिया में PSLV, GSLV चलते हैं वैसे ही। अब ये रिटायर हो चुका है और यहाँ पर H3 रॉकेट जो है वो आपका आ गया है। तो H2A में फाइनल वाला कौन सा आया है हमारा, जो इन्होंने लास्ट सैटेलाइट लॉन्च किया इसके थ्रू, क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट जो लॉन्च किया, गोसैट GW सैटेलाइट, ठीक है, जो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस और वाटर साइकिल से रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करेगी। आरबीआई ने प्री पेमेंट चार्जेस फ्लोटिंग रेट लोन्स पर इंडिविजुअल्स और एमएससीज के लिए बैन कर दिया। पहले लोग क्या करते थे, लोग यहाँ पर जब लोन लेते थे और फ्लोटिंग रेट्स की वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो जल्दी से लोन सारे पे कर देते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपने फ्लोटिंग रेट लोन्स इंडिविजुअल्स को और माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिए हैं बिजनेस पर्पसेस से, उन पर ये एप्लीकेबल रहेगा। तो सभी टर्म और डिमांड लोन्स आपके यहाँ पर जो भी रिन्यू होंगे या फिर आप क्या कर रहे हो, सैंक्शन कर रहे हो 1 जनवरी के बाद में, उन पर ये अप्लाई होगा। प्रोहिबिशन की बात कर ले तो कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस जो हैं वो आप रिवाइव कर सकते हैं व्हेन द बोरोअर प्रीपेज फ्री फ्लोटिंग रेट्स वेदर पार्शियल और फुल प्री पेमेंट। तो यहाँ पर कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपके नहीं लगते थे, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर आप इनको नहीं लगा सकते हो जब बोरोअर प्री पे कर रहा है। प्री पेमेंट अगर इनिशिएट की है लेंडर ने तो ऐसी सिचुएशन में जो है क्या प्रीवियसली वेव्ड चार्जेस जो हैं वो भी आपके इम्पोज कर दिए जाएंगे। कोई भी लॉक इन पीरियड जो है वो इम्पोज किया जा सकता है प्री पेमेंट के लिए। वेवर जो है वो यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ फ्री पेमेंट फंड आएगा कि कहाँ से आपने ये पैसा उठाया है, उसकी कोई भी बात नहीं होगी। तो पहले प्री पेमेंट चार्जेस जो लग रहे थे वो अब नहीं लगेंगे, ठीक है। लोन एंड लेंडर कवरेज की बात करें तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिसमें कि आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक